हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने कोरोना ऐप में बेड की गलत जानकारी देने पर 2 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर एफआईआर दर्ज करवाई है। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों पर अब कार्रवाई होगी। डीडीएमए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, दिल्ली के 2 बड़े प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कोरोना ऐप में बेड की गलत जानकारी दी गई थी, जिसकी वजह से अब यह होने वाला है। डेडली कोरोना की स्पीड से लड़ने के लिए जिन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, क्या उसकी देश में कमी हो रही है? क्या जिस रेशो में अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंच रहे हैं, पेशेंट्स पहुंच रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की वाकई में कमी है? दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, यहां तक कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है, और अगर है तो इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त इंडिया मांगे ऑक्सीजन। स्वास्थ्य सम्मेलन में हमारे साथ देश के कई बड़े एक्सपर्ट्स अब जुड़ेंगे कुछ देर में। अभी हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई जुड़ रहे हैं। आप डायरेक्टर हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सर, इस बार हमारे पास अनुभव था, पिछले साल जो कुछ पूरी दुनिया ने सहा, हमारे देश ने सहा, संसाधन भी हो जाने चाहिए थे। तो पहला सवाल सर, मैं चूंकि एक लेमैन की तरह, आम आदमी की तरह आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक्सपर्ट हैं, आप ज्यादा बेहतर स्थिति में समझा पाएंगे पूरी स्थिति को। सर, कहां कमी रह गई? 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ओवरऑल जो सोसाइटी में लैक्सिटी और कंप्लेसेंसी आ गई, और ये बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था ओवरऑल सोसाइटी के बिहाफ पे। दूसरी चीज, हमने पूरी तरह इसको इम्पैक्ट सोचा समझा नहीं। आई डोंट थिंक कि हमने इसको ठीक से सेकेंड वेव को परखा या प्रिपेयर किया। जो बेड्स थे जो हमने रेडी किए थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, वो दिसंबर में डिसमेंटल किए गए। हमने टेस्टिंग के लिए इतने ज्यादा ध्यान या तवज्जो नहीं दी। टेस्टिंग में आजकल 5 और 7 दिन के बीच में एक RT-PCR रिपोर्ट आ रही है। तो टेस्टिंग में कमी रह गई, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी रह गई, स्किल्ड मैन पावर। अगर हमें ये पता था कि ये सर्ज है, हमें पता है कि ये आने वाला था, तो वी शुड हैव पुल्ड इन ज्यादा कर रिसोर्सेज, स्किल्ड मैन पावर, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो दिल्ली के अंदर वैक्सीन वेस्टेज जो 10-12% हो रही है, वो बहुत ही शर्म की बात है। वैक्सीन को वेस्ट करना इज टेरेबल। तो ये 3 या 4 चीज थी जिसके कारण ये जो अब सर्ज है। और दवाइयों की कमी, जो ज्यादातर लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, रेमडेसिविर, टोलिसिमेब, ऑक्सीजन की कमी, एम्बुलेंसेस की कमी। तो मेरा ख्याल ओवरऑल इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। अभी इस वक्त किसी पर ब्लेम गेम डालना कोई फायदे की बात नहीं है। आप हॉस्पिटल्स फोन करेंगे तो बेड नहीं है, ऐप में दिखाता है कि 5 बेड है, 2 बेड है, 7 बेड है। सो ये पूरी चीज जो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। रात के 11-12 बजे तक पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं कि हमारे लिए एक बेड अरेंज कर दीजिए। दैट्स नॉट फेयर। सर, मैं रेमडेसिविर की बात आपसे बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मैं सिनर्जी की बात करूं तो गवर्नमेंट और जो प्रोडक्शन कर रहे थे कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और आप सब लोग डॉक्टर्स, इनमें तो कहीं कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये तो रात दिन एक करके काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के पार्ट पे लापरवाही हुई, आपको लगता है? देखिए, ऐसे है कि ये जो वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ये गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोटोकॉल्स, कोई गाइडलाइंस इशू करेगी। हम एज सिटीजन्स एंड हम एज डॉक्टर कम्युनिटी उसको ओबे करना है। अगर आप ध्यान से पीछे जाएं 3-4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में सब चीज खुली हुई थी। लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, सोशल इवेंट्स हो रहे थे, वेडिंग्स हो रही थी। इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं कि जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं, मैंने ये कम से कम 5 महीने से ये कहा है कि ये जो दिल्ली के बॉर्डर्स में जो फार्मर्स रैली कर रहे हैं, पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, कुंभ मेले में शाही स्नान हो रहा है, या सोशल वेडिंग्स एंड फंक्शंस हो रहे हैं, ये बिल्कुल शर्म की बात है, क्योंकि इसके साथ इन्फेक्शन फैलना है ही। तो जब एक बारी चिड़िया उड़ गई है, अब क्या हम रो रहे हैं? अब हमने डैमेज कंट्रोल करना है। डैमेज किस तरह से कंट्रोल करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए,
टेस्टिंग कैपेबिलिटी इमीडिएटली इनहेंस होनी जी। चाहिए, वैक्सीनेशन ड्राइव को एक्सेलरेट करना है और वैक्सीन की वेस्टेज नहीं होनी। बिल्कुल। और हमारे साथ अब विजय राघवन साहब भी जुड़ गए हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल, जुड़ गए हैं। उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर जेसी पासी, कोविड फैसिलिटी इंचार्ज हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पासी साहब हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं इस वक्त विजय राघवन साहब आपके पास आना चाहता हूं। मैं तमाम प्रदेशों की बात करूं, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, झारखंड की, बिहार की, ऑक्सीजन की कमी से ये तमाम राज्य जो हैं गुजर रहे हैं। सर, इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्या स्थिति है सर? ये ऑक्सीजन की स्थिति को 3 लेयर पे देखनी चाहिए। एक तो शहर के अंदर अस्पताल बेड्स जो हैं उनके पास ऑक्सीजन है या नहीं, वो अवेलेबिलिटी है लोकली। दूसरी, वो लोकल सिचुएशन को आने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है कि नहीं। और तीसरी, क्या हम और जगह से, जैसे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग से, उसको चेंज करके मेडिकल ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरिंग करके ले आ सकते हैं। इन तीनों लेयर में सरकार बहुत पुश कर रही है। काफी मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्ट हो गई है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की इंतजाम हो चुकी है और डिस्ट्रीब्यूशन शहरों में होगी। और शहरों में चेक करने के लिए कि क्या कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, उसके भी इंतजाम है। तो मेरे विचार में ये कमी रिड्यूस होगी। साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि केसेस बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल की कैपेसिटीज बढ़ रही है, तो ये बैलेंस तो होगा ही, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो। सर, ग्राफ नीचे आए, उसमें अब जाहिर बात है तमाम लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, राज्य सरकारों का कोऑपरेशन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको मिलकर काम करना होगा, उसमें सिनर्जी चाहिए। तो उस दिशा में सर किस तरह से काम हो रहा है? नहीं, रोज हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ सेक्रेटरी चेक करते हैं, बात करते हैं हर स्टेट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो वो पूरा कम्युनिकेशन चैनल है। वो चैनल सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं, वैक्सीन्स पे या मेडिकल इक्विपमेंट पे या पर्सनल इक्विपमेंट पे या ऑक्सीजन पे, साथ में फीडबैक देते हैं ट्रेनिंग पे कि क्या क्या इमरजेंसी यूज में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो ये पूरी लिंक जो पिछले साल इसी टाइम में थी, वो अभी और जबरदस्ती से एक्टिवेट हो गई। तो ये सिनर्जी है। हाँ, सही बात यह है कि जिस तरह से जब हम जानते कम थे पिछले साल, उस टाइम पे जिस इंटेंसिटी से हमने काम किया, उसी इंटेंसिटी अभी ज्यादा दिखानी चाहिए और डर नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जानकारी और है अभी। तो हम, मेरे विचार में हमें घबराना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम बहुत भारी है, लेकिन इसको ये भारी प्रॉब्लम से निपटने में हमारे पास पूरा टूल्स है, टेक्निक्स है। विजय राघवन साहब, क्या जो लॉकडाउन है वो एक बार दोबारा अगर लगता है तो क्या उससे फायदा होने वाला है अब इस बार? उस टाइम पे 2-3 चीजें याद रखनी चाहिए क्या स्थिति थी। एक तो हमारी जानकारी ये वायरस के बारे में बहुत कम थी, और दूसरी हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल कैपेसिटी नहीं थी, और तीसरी हमारे पास ना वैक्सीन थी ना कोई ड्रग्स थी। अभी स्थिति बहुत अलग है। अभी हमारे पास हमारा ट्रीटमेंट कैपेसिटी बहुत उस टाइम से अभी काफी इंप्रूव हो चुकी है। डेक्सामेथासोन हमारे पास है, कैसे ट्रीट करना है, कब ऑक्सीजन देना है, कब वेंटिलेटर करना है, उसकी जानकारी है हॉस्पिटल सिचुएशन में। टेस्टिंग बहुत बढ़िया है। अभी टेस्टिंग से हमें मालूम होता है कि कर्व ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या पॉजिटिविटी रेट है, वो सब जानकारी है। वैक्सीन की डेवलपमेंट हो चुकी है। इस हालत में जब अनफॉर्चुनेटली स्प्रेड अभी जा रही है, कर्व ऊपर जा रही है फिर से, हमें ये टूल्स पूरी तरह से यूज करना चाहिए, और आम जनता, हर सिटीजन सोशली डिस्टेंस करके, पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके आगे बढ़नी चाहिए। तो इससे हम क्रश कर सकते हैं। कर्व जाती है ऊपर और नीचे आने के लिए करीब 12 हफ्ते लगती है, और जो हम अभी देख रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो हमारे पिछले 14, 15, 20 दिन क्या किया, उसका फल अभी निपट रहे हैं। तो वो फल पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हमारी प्रॉपर बिहेवियर अभी जो है 14 डेज में वो दिखाई देगी क्या हो रहा है। विजय राघवन साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। 2 डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, संजीव बगई डॉक्टर और उसके अलावा डॉक्टर मनोज कुमार हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, रेमडेसिविर
ये जो है नाम इतना सुनने में आ रहा है जब से सेकेंड वेव आई है, हर कोई इसकी बात कर रहा है सर। एकदम आम आदमी की नजरों से अगर मैं पूछना चाहूं उनके हवाले से, तो क्या चीज है सर ये? देखिए, रेमडेसिविर एक पोटेंट एंटीवायरल ड्रग है और इसका जब ये बेसिकली इसको जब यूज किया गया था, शुरू में इबोला वायरस के लिए यूज किया गया था, बट डेफिनेटली जिनमें लंग इन्वॉल्वमेंट है कोविड-19 का, उसमें काफी इफेक्टिव है और अनफॉर्चुनेटली हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है और ब्लैक मार्केट से भी मिलना मुश्किल होता है। लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज से। रेमडेसिविर एक बार अगर आप HRCT या हाई रेजोल्यूशन CT चेस्ट कराते हैं और उसमें स्कोर ज्यादा आता है या आपको हाइपोक्सीमिया या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, उसमें काफी उपयोगी दवा है। शुरू दिन 2 डोज और उसके बाद 3 दिन का डोज होता है। कंप्लीट डोज मिलने से देखा गया है कि हॉस्पिटल कोर्स और जो सिवियरिटी ऑफ इलनेस वो भी कम हुई है। तो आपका कहना बिल्कुल अभी मैं मानता हूं कि रेमडेसिविर की कमी पूरे देश में महसूस की जा रही है। ऐसे तो हर चीज की कमी महसूस की जा रही है, ऑक्सीजन से लेके ICU बेड से लेके, और जो मैं खास करके आपको अभी जो डिस्कशन का विषय नहीं है उसमें मैं ये बताऊंगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स की भी कमी अभी सामने आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। विजय राघवन साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है यहाँ डॉक्टर मनोज ने, जरा इसका भी जवाब चाहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो आशंका है वो ये कि हेल्थ वर्कर्स की कमी होने वाली है आगे आने वाले वक्त में, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं सर। और रेमडेसिविर की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर बहुत ज्यादा पैनिक है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग के भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। तो सर इस चुनौती से, इस चैलेंज से कैसे निपटेगी सरकार? इसमें आपने 2 सवाल पूछे, पहले रेमडेसिविर के बारे में जी, दूसरे हेल्थ वर्कर्स के बारे में। अभी रेमडेसिविर एक ड्रग है जिनका एक्शन वो वायरस के जीनोम के खिलाफ लेबोरेटरी में टेस्ट किया था। उसके बाद जब पेशेंट्स पे टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट यह है कि वो हॉस्पिटल स्टे को थोड़ा रिड्यूस करती है। ये ऐसा ड्रग नहीं है जिससे आप कोविड से बच सकते हैं या क्योर करेगी या करेगी। तो आप डॉक्टर के एडवाइस पे ले सकते हैं, जरूर इन्वेस्टिगेशनल यूज के लिए अलाउड है, लेकिन जरा डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेना चाहिए और एक मार्केट पे रन नहीं करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। ये कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका थोड़ा घबराहट और डिमांड कम होनी चाहिए। वो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सरकार ने प्राइस रिड्यूस किया है, एक्सपोर्ट कम किया, बैन किया है और अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आपने पूछा हेल्थ वर्कर्स के बारे में। हेल्थ वर्कर्स जो हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, 2 चीज ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो उनका वैक्सीनेशन हो चुकी है और उनका जो प्रेजेंटेशन है, अगर वो इन्फेक्ट हो तो वो सिवियर डिजीज ज्यादातर नहीं आएंगे, उनको माइल्ड और मॉडरेट डिजीज आएंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। पिछले साल में क्या हुआ, उनका थकान तो है और काफी 24/7 काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कमी तो है क्योंकि केसेस बहुत बड़ी है। हेल्थ वर्कर्स की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ड्रग्स की कमी होगी, बेड्स की कमी होगी, वो सब एक्सपेंशन के लिए है। तो हमारा काम अभी फोकस ये करना चाहिए, अभी हम हेल्थ वर्कर्स हो या डॉक्टर्स हो या सिटीजन्स हो, क्या कर सकते हैं ताकि अगले आने वाले 15-14 दिन में हम इसको कम करें और हेल्थ वर्कर्स की कमी भी, की डिमांड भी जरा कम। सर आपको जाना, एक छोटा सा सवाल और आंसर आपसे चाहिए था सर। जो इंपोर्ट हो रही है अब वैक्सीन, क्या उसमें थोड़ी देरी हुई है सर? वो पहले हो जाना चाहिए था? उल्टा मैं कहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना बड़ा कैपेसिटी है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमारे वैक्सीन कैपेसिटी के कारण हम वैक्सीनेट कर पाए, शुरू किए, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाती। सारी दुनिया की डिमांड वेस्ट में अगर देखें तो वो क्या कर रहे हैं, वो बुक करके, खरीद करके उनका सप्लाई ले रहे हैं वो। तो अगर हम भी उसी हालत में पड़ जाते हैं तो वो प्रोपोर्शनेटली हमको देते और उतना कम देते। तो इंपोर्ट में अगर हम डिपेंडेंट होते तो हम आगे नहीं चल पाते। अभी जो है, क्योंकि वेव इतनी जबरदस्त है, वैक्सीनेशन की टाइमलाइंस बहुत एनहांस करनी है, एक इमरजेंसी यूज के लिए इंपोर्ट करने के लिए अलाउड है। लेकिन साथ में ये ध्यान रखिए, जो होगी वो उन वैक्सीन पे होगी जो इंपोर्ट कर सकते हैं, जिनका यह मैन्युफैक्चरिंग भी होने की ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हो चुकी है। नोवावैक्स की सीरम के साथ, नोवावैक्स की अगर
ग्लोबल अप्रूवल होती है आने वाले 10-15 दिन में, तब वो सीरम के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जल्दी हो जाएगी। सिमिलरली जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन बायोलॉजिकल ई के साथ, अभी बायोलॉजिकल जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन अप्रूवल हो चुकी है, तो बायोलॉजिकल ई और सरकार उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकती है। तो ये तो काफी दिन से बात हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी अभी थोड़ा ज्यादा है। विजय राघवन साहब, इंडिया टीवी को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर संजीव बगई, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जरा हम थोड़ी देर के लिए रेमडेसिविर की बात करते हैं। सर, ये मेडिसिन क्या है? क्या ये कोरोना की दवा है, उसी के लिए बनी है? इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। क्या किसी तरह का ये अमृत है कि ये ले लिया तो बिल्कुल हर चीज से निजात मिल जाएगी? जो रेमडेसिविर है, ये कम से कम पिछले 12-15 साल से ये ट्राई किया गया था। पहले अबोला वायरस में, अबोला वायरस के ट्रायल्स में भी काफी लिमिटेड सक्सेस था इनका, बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं थे। इसको हमने इमरजेंसी अप्रूवल में वर्ल्ड वाइड में इस्तेमाल करना शुरू किया। ये खाली उन पेशेंट्स के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये खाली उन पेशेंट्स के लिए जिनको मॉडरेट टू सीवियर या सीवियर डिजीज है, खाली उनके लिए है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो या वेंटिलेटर पर हो या एक्मो लाइफ सपोर्ट पर हो। ये दवाई घर यूज के लिए, होम यूज के लिए, माइल्ड इन्फेक्शंस के लिए या सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि ये जो दवाई है, लोग फील कर रहे हैं कि ये एक अमृत है, आप ये दवाई रख लो घर में, यूज कर लो तो कोविड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये गलत है। ये दवाई मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट को 14 दिन रिकवरी के बाद और 28 दिन रिकवरी के बाद, इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है टू यूज और नॉट टू यूज। डिफरेंस किसमें है? लेंथ ऑफ स्टे इन द आईसीयू और द हॉस्पिटल एंड लिटिल बिट ऑफ क्लिनिकल इंप्रूवमेंट। ये दवाई खाली मेडिकल सुपरविजन के अंडर यूज करनी चाहिए। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर्स को, ये दवाई घर में स्टॉक मत करिए, ये दवाई का ब्लैक मार्केटिंग सपोर्ट मत करिए। ये दवाई खाली हॉस्पिटल यूज के लिए है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये दवाई अब मार्केट में शॉर्ट है और जो एक्चुअल पेशेंट्स को चाहिए उनको दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, हम इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे हैं। वो जो आपको सलाह दे रहे हैं बिल्कुल उस पर अमल करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर संजीव बगई को आप सुन रहे हैं और जो महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है कि ये दवाई घर में स्टॉक करने के लिए नहीं है, इसकी शॉर्टेज केवल इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों ने अब शायद ये शुरू कर दिया है कि जहां कहीं से भी अवेलेबल हो अपने घर में स्टॉक करके रख रहे हैं, जो कि सरासर गलत बात है। डॉक्टर मनोज, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, यानी किस स्टेज में रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है? क्या इनिशियल स्टेज में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है या 5th स्टेज और 6th स्टेज फिर जाके इसकी जरूरत पड़ती है? और जैसा कि डॉक्टर संजीव बगई बता रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि आप जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको कुछ बताएं। सर, जैसे डॉक्टर बगई ने बताया कि सारी बातों से मैं सहमत हूं कि ये कोई मैजिक ड्रग नहीं है, बट डेफिनेटली एक ये, जैसे आप एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है और इससे डेफिनेट तो ये है कि हॉस्पिटल स्टे कम होता है। और जो एविडेंस मिले हैं उसमें ये कहा जाता है कि आपको अर्ली स्टेज में रेमडेसिविर देने का जितना बेनिफिट मिलेगा वो बाद में नहीं मिलेगा। तो अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है और सीटी में ज्यादा फाइंडिंग्स है, या स्कोर को मैं ऐसे बोलूं जो सीटी रिपोर्ट होती है 10/25 से ऊपर है, तो वो कैंडिडेट्स होते हैं रेमडेसिविर के यूज के लिए। और रेमडेसिविर का कोई इतना बड़ा साइड इफेक्ट्स नहीं है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, ऑफ इंडिकेशंस भी यूज हो रहा है। डेफिनेटली इसके डोमिसिलरी यूज के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं, बट जिनको कोविड है और जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट है उसमें अर्ली स्टेज में स्टेरॉइड के साथ कंबाइन करके रेमडेसिविर देने का डेफिनेटली फायदा होता है। कम से कम हॉस्पिटल स्टे और जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है वो कम हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर बगई, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, यानी बिल्कुल मेडिकल सुपरविजन में ही रेमडेसिविर का इस्तेमाल होना चाहिए जैसा कि आप बोल रहे हैं। और सर, ये भी जानना चाहेंगे कि इससे फायदा कितना होता है, क्या फायदा होता है, जरा अगर वो भी बता दें आप। तो इसमें खाली 2 चीजों का लाभ प्रूव किया गया है। जो आईसीयू का स्टे एंड लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल, उसमें 1 और 3 दिन का डिफरेंस है। दूसरी चीज जिसमें देखी गई है क्लिनिकल इंप्रूवमेंट एंड सर्टेन लैब पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट। तो ये ड्रग फिर भी स्पेशली क्रिटिकल केसेस के लिए इस्तेमाल करना जायज है। मेरा ये कंसर्न है
कि ज्यादातर लोग जो बिग बिग फैमिलीज के हैं वो ये ड्रग घर में रख रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े, अगर हॉस्पिटल जाना पड़े, ये हमारे पास है। ये रिवॉल्वर नहीं है कि आप इसके साथ घूमें। दूसरी चीज है, ये बहुत से पेशेंट्स फोन करते हैं कि मैं दवाई ले ली है, हमने रख लिया डॉक्टर साहब, थोड़ा सा फीवर है, क्या हम दवाई शुरू कर सकते हैं? मैं नर्स बुला लूंगा, मैं ये कर लूंगा। वो पूरी तरह गलत है। इसके साथ ये आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी हो रही है मार्केट में इस सप्लाई की, और जो मैंने फिर से कहा कि जो पेशेंट्स को एक्चुअली जरूरत है उनको नहीं मिलेगी। सो प्लीज एवरीवन सपोर्ट साइंस को, सपोर्ट करिए, फैक्ट्स को सपोर्ट करिए, अपने आप मेडिकेशन मत लीजिए, इस ड्रग को स्टॉक मत करिए, होल्ड मत करिए, और अगर भी जरूरत भी पड़े डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। तो जैसा कि आपको बता दें कि बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर यह कि देश के स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के साथ तो हम जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत जारी है, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए भी 5 करोड़ 40 लाख वैक्सीन डोज और ज्यादा डिमांड किए हैं। ममता ने रेमडेसिवियर इंजेक्शन की सप्लाई को भी स्मूथ बनाए रखने की अपील की है। तो ये तमाम बातें जो हैं ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी के द्वारा पहुंचाई गई है। प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।